बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिज़नेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 20 में। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, और हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स को टेस्ट किया था और इक्वलिटी टेस्ट की थी बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स की, जिसमें हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया था μ1 इज इक्वल टू μ2 और सैंपल साइजेस वर स्मॉल एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविजन्स वर अननोन, और वी अज्यूम दैट दे आर अननोन एंड बट दे आर इक्वल टू सम सिग्मा एंड वी एस्टिमेट दैट सिग्मा थ्रू SP। ठीक है, तो आज हम जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली ये लास्ट टेस्ट है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हैं उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ आपको बताएंगे, क्योंकि जितने टेस्ट आज तक हमने पढ़े हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं और आज का जो लास्ट टेस्ट होगा, ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट लाते हैं। ठीक है, मैं आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के दरमियान क्या डिफरेंसेस है ये आप बताऊंगा आज के लेक्चर में, और प्लस हम आज इसको कंप्लीट करेंगे कि जो हमारा लास्ट टेस्ट रह चुका है दैट इज़ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन टू सैंपल्स आर डिपेंडेंट सैंपल्स, यानी सैंपल्स क्या हो, डिपेंडेंट हो। इसको हम पेड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही सैंपल है उसके ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस ली गई। सपोज स्टूडेंट्स बैठे हुए 10, आप उनकी रिलैक्सिंग पीरियड में हार्ट बीट लें, हार्ट बीट इन द रिलैक्सिंग पीरियड, और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वही 10 या 20 जितने तो आपके पास सैंपल है उसकी आप दोबारा फिर उसके बाद हार्ट बीट लें कि हाउ मैनी टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, नो वी वांट टू सी इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीन्स। ठीक है, इसी तरह सपोज आपने एक मेडिसन है जो वेट को रिड्यूस करती है। ठीक है, अब जो वेट को रिड्यूस करती है, अब हमने 10 या 20 जो हैं वो पेशेंट्स कह लें या सब्जेक्ट्स जिसको आप मेडिकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो हमने लिए, उनके वेट कर लिए जो ओवर वेट थे। उसके बाद हमने उनको मेडिसन खिलाई और खिलाने के बाद अब दोबारा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद दोबारा फिर वेट किया। अब हमने देखना चाहते हैं कि इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेट्स, क्या इन 2 वेट्स के दरमियान कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरह जब रिक्रूट हजरात हैं या जो PMA लॉन कोर्स में लोग जाते हैं काकूल में, तो उनके वेट जाते ही उनके वेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब उनके वेट कर लिए, उसके बाद 6 माह की ट्रेनिंग देने के बाद उनके दोबारा वेट किए जाते हैं फिर। अब नो वी वांट टू सी इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेट्स। इसी तरह जब आप एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो तो आपका टेस्ट होता है NTS के नाम से। ठीक है, यानी वो टेस्ट लेती है NTS, जो आपका टेस्ट लेती है नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है वो टेस्ट लेती है आपका, और उसकी बेस पर आपका एडमिशन होता है। सपोज आपके टेस्ट में स्कोर 100 में से 50 है, किसी के 56 हैं, एंड हमने 10 या 20 का सैंपल लिया। अब हमने उनको, ये हमारे पास स्कोर का डाटा आ चुका है, अब हमने 8 सेमेस्टर उनको पढ़ाया या 2 सेमेस्टर पढ़ाने के बाद अब दोबारा हमने फिर रीडिंग ली कि इज़ देयर एनी इम्प्रूवमेंट आर टू डेक्लाइन आया, उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है या उसमें कुछ तनज़ुल आया। अब ये चीज़ जब एक ही सैंपल या जो इंडिविजुअल्स हैं उसके ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस ली जाएं तो ये पेड ऑब्जर्वेशन चलाती हैं, इसीलिए इनको डिपेंडेंट सैंपल भी कहते हैं। इसलिए कि आपने जब एक सैंपल जो पहले जिस पे रीडिंग ली है दोबारा फिर उसी पे लेनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आप सैंपल बदल लें। सपोज अगर आपने 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया, उनके टेस्ट लिए, और उसके बाद 10 और है जिनका आपने सेकंड टेस्ट ले लिया, तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ठीक है, तो वो कौन से हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल थे, और जिसमें हमने SP का फार्मूला लगा के पूल्ड एस्टिमेट बताया, और उसके बाद अस्यूम किया कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सम सिग्मा। आज जो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं
इसमें डिपेंडेंट सैंपल्स हैं, इसको पेयर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। उसी पर्सन का आपने 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस ली, पहले और उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल चेंज क्या आई, चेंज जो आती है फार्मूले के अंदर, जैसा आपने सिंगल सैंपल के लिए पढ़ा था ऑलमोस्ट वही चीज़ है इसमें, ठीक है। सिर्फ हम करते क्या हैं, हम उसकी ऑब्जर्वेशंस के डिफरेंसेस ले लेते हैं। सपोज जो पहली ऑब्जर्वेशन है, अब मैं आपके सामने रखता हूँ, हमारे पास एक सैंपल है जिसकी पहली ऑब्जर्वेशन है जी। सपोज हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं, एक x1 है और एक x2 है। यानी ये हमने रीडिंग्स ली, उनकी सपोज आप कह लें कि हार्ट बीट या ट्रेनिंग से पहले वज़न है और ट्रेनिंग के बाद वज़न है। स्पोर्ट ये ट्रेनिंग से पहले कुछ वज़न है जो कुछ कैडेट्स जो अभी जिन्होंने ज्वाइन की एकेडमी, उनका मे बी 65 kg, 60 kg, 61 kg, 67। इसी तरह आफ्टर 6 मंथ्स उनका दोबारा वज़न लिया गया तो मे बी ये वज़न आ रहा है नेक्स्ट। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं, वी वांट टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस एक्चुअली कि mu1 is equal to mu2, that is there is no difference between the first weight and second weight after training। उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा ट्रेनिंग से पहले वज़न था वैसे ही ट्रेनिंग के बाद भी वज़न, उसमें कोई चेंज नहीं आई। इसी तरह हमारे पास अल्टरनेटिव बन सकता है mu1 is not equal to mu2, या ये भी बन सकता है h1, और इसको मैं लिख रहा हूँ साथ कि mu1 इज़ लेस दैन mu2। इसका मतलब है कि आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो इंक्रीज़ हुआ, और ये भी हो सकता है h1 कि mu1 इज़ ग्रेटर दैन mu2। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि पहले ज़्यादा था बाद में डिक्रीज़ हुआ। तो ये सारे ऑल्टर, ये 1 टेल टेस्ट में आएंगे, वो 2 टेल टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है। अब हमारा सैंपल जो है बेसिकली चेंज क्या आई है, सैंपल्स हमारे डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी वही ऑब्जर्वेशन, वही सैंपल है जिसके ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आया, सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या आया, और सैंपल साइज सपोज यहाँ पर मैंने 4 लिया हुआ है, ये 10 है, ये 20 है, या एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है इसमें। अब हम सिंपली करेंगे इसमें क्या, वी विल ओनली टेक द डिफरेंसेस। ठीक है, हम x1 माइनस x2 ले लेंगे और इसको d का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इंक्रीज़ देखना चाहते हैं कि देयर इज़ ए इंक्रीज़ इन वेट और देयर इज़ ए डिक्रीज़ इन वेट, तो इट इज़ अप टू अस कि हम जिस तरह भी लेना चाहें इसमें। तो ज़ाहिर बात है ये x1 माइनस x2, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -10 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट 6, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ 15। तो ये हमारे पास एक सैंपल की DIT फॉर्म में एक वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास DIT फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप ये समझें कि हमारे पास ये सिंगल सैंपल है। ठीक है, जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है 5, -10, 6, 15 कुछ भी आ सकती हैं, और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस। सिंपल जो आप टेस्ट करते हो mu इज़ इक्वल टू 0, mu इज़ इक्वल टू 0, आप ये टेस्ट कर रहे हो इसमें। ठीक है, और बाकी सारा प्रोसीजर वही है। इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सी लगेगी, तो टी जो टेस्ट लगेगा दैट विल बी, जहाँ पर x बार था वहाँ d बार आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको स्मॉल x के साथ डिनोट कर दूँ तो यहाँ x बार आ जाएगा, d माइनस 0, यहाँ पर ये माइनस के बाद mu1 माइनस mu2 है बेसिकली,
μ1 माइनस μ2। तो जाहिर सी बात है अगर H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 है तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे थे हम वन सैंपल के लिए लिखते थे S, अब इसके साथ चूट D, इसके मैं सिर्फ इसको अलहदा करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए साथ D का इजाफा कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन जो हम बता रहे हैं वो डिफरेंसेस जो आए हैं उनका है, ठीक है। तो ये इसलिए D साथ लगा हुआ है। तो विच फॉलोज T distribution with n-1 degrees of freedom, ठीक है। It follows T distribution with n-1 degrees of freedom, ठीक है जी। अब आप आई थिंक समझ चुके होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसमें देखते हैं अब आपको इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल का कहाँ से पता चलेगा। जस्ट आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सैंपल्स इंडिपेंडेंटली लिए गए हैं या ये डिपेंडेंट सैंपल है। तो जब डिपेंडेंट सैंपल होंगे तो पेड ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने कहा अभी, तो इसमें आपने इस तरह करना है प्रोसीजर। और जब इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे तो उसमें आप टी टेस्ट यूज़ करोगे विद SP के फार्मूले के साथ जो पूल्ड एस्टिमेट हम करते हैं, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लेते हैं हम एक और उसको सॉल्व करते हैं जी। तो हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन अब सॉल्व करने लगे हैं। 10.35 में ले रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें से बेसिकली 10 पॉइंट जो है 33, 34 और 35, तो ये 3 क्वेश्चन है जिन जो पेड ऑब्जर्वेशन से ताल्लुक़ है, जिनका डिपेंडेंट सैंपल है। तो उसमें से मैं 10.35 को ले रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 सेल्स एग्जेक्टिव ट्रेनीज आर असाइंड सेलिंग जॉब्स, ठीक है। हमारा सैंपल कितना है 11 का है। राइट आफ्टर देयर रिक्रूटमेंट, ठीक है, उनको सेलिंग जॉब्स दी गई हैं। आफ्टर अ फोर्टनाइट दे आर विदड्रॉन फ्रॉम देयर फील्ड ड्यूटीज एंड गिवन अ मंथ्स ट्रेनिंग। अब हुआ क्या कि पहले उनको विदाउट ट्रेनिंग उनको सेल्स के लिए भेजा, कुछ चीज़ें सेल करने के लिए भेजा, और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस ली बिफोर ट्रेनिंग में, और उसके बाद 1 मंथ की ट्रेनिंग दी, दोबारा उनको ट्रेनिंग दी। तो क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ्स ट्रेनिंग फॉर एग्जेक्टिव सेल्स, द सेल्स executed by them in thousands of rupees before and after the training, ठीक है। सेल्स executed by them, तो जितनी उन्होंने सेल की वो जो बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग वो हमने रेटिंग्स ले ली। इन द सेम पीरियड आर लिस्टेड बिलो, तो ये उन्होंने दी हुई है सेल्स बिफोर ट्रेनिंग और सेल्स आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। डू द डाटा इंडिकेट दैट द ट्रेनिंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू देयर परफॉर्मेंस। अब आप कंट्रीब्यूट कब होगा, जब μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होगा, ठीक है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है जी, बात समझ में आई है। तो इम्प्रूवमेंट तब होगी ना कि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो उन्होंने काम किया तो सेल ज़्यादा हुई हो। और H0 हम क्या लेंगे, μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको, दोनों सेम है, ठीक है। और μ1 इज़ लेस देन μ2, इससे मुराद क्या होगी कि जो आफ्टर ट्रेनिंग है उनकी सेल बड़ी है। तो यहाँ पर चूँकि इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, डू द डाटा इंडिकेट दैट द ट्रेनिंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू देयर परफॉर्मेंस, इट मीन्स μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। तो ये क्वेश्चन नंबर है 10.35। पेज है 365, पेज नंबर 365, ठीक है। अब वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस, सबसे पहला स्टेप क्या है, वही
we state our hypothesis. We state our hypothesis. As under. तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले सकते हैं आप कि जी इम्प्रूवमेंट है, इट मीन्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है, कि बाद में जो सेल हुई वो पहले से ज़्यादा थी, तो ये वन टेल हुआ, वन टेल टेस्ट। ठीक है जी, ये हमारा पहला हाइपोथेसिस था। अब है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अगर गिवन है, इसमें देखिए अल्फ़ा नोन है तो ठीक है, वरना आप इसमें से वी कैन चूज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। तो अल्फ़ा नहीं नोन तो हमने अल्फ़ा इसमें से ले लेते हैं 0.05। चूज़ अल्फ़ा, ठीक है। तीसरे स्टेप में द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज तो टी टेस्ट हम यूज कर रहे हैं विच इज डी बार माइनस 0 ओवर एस डी ओवर अंडर रूट एन which under H naught follows T distribution with n minus 1 degrees of freedom, ठीक है। और वेयर साथ में लिख दूँ डी किसके बराबर है, वेयर एस डी इज इक्वल टू जी 1 ओवर n माइनस 1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। जहाँ पर आप वन सैंपल लेते थे वहाँ x आता था समेशन h स्क्वायर माइनस समेशन h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पर हमने d ले लिया, उसको d से डिनोट कर दिया, तो इसीलिए मैंने ये लिखा। और d बार का फार्मूला क्या होगा, दिस विल बी सिंपल समेशन डी आई ओवर n, समेशन डी आई ओवर n। तो ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम कंप्यूटेशन करेंगे। सपोज हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंसेस की ये आ रही हैं, डी आई क्या आ रहे हैं, वे डी आई इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या था, बाद में वज़न के ट्रेनिंग के बाद उनके ट्रेनिंग x2 क्या था, ट्रेनिंग के बाद दोबारा जो उन्होंने सेल की, और x1 क्या था, बिफोर 1 मंथ ट्रेनिंग जो उन्होंने सेल की। तो अगर आप ये रीडिंग जो दी हुई है उसमें लें तो ये दैट्स वैल्यू इज़ 1 माइनस 1, इसी तरह 2, उसके बाद -3, उसके बाद फिर 2 है, फिर 2 है एंड सो ऑन। तो ये 11 का सैंपल है, 11 वैल्यूज़ है। अब हमें यहाँ पे डी आई स्क्वायर चाहिए, अब हमें यहाँ पर डी आई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो डी आई स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इन कॉलम्स को कंप्लीट कर लीजिए और डी बार पहले निकाल लें। तो दिस इज सिंपली समेशन डी आई ओवर n। तो समेशन डी आई जब आपने किया तो उसकी वैल्यू आई 20, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ अलग तरह, नेगेटिव अलग तरह, उसको ऐड कर ले, जो रिज़ल्ट आए यहाँ पे लिखते, डिवाइडेड बाई 11। तो ये वैल्यू आ रही है 1.82 जी। उसके बाद हमें एस डी चाहिए, तो एस डी का फार्मूला मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पर आएगा 1 और n माइनस 1 9। समेशन डी आई स्क्वायर जो है दैट इज़ 116 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर डिवाइजर में 10 आएगा जी। एस डी इज इक्वल टू 1 ओवर 10, 116 माइनस 20 ओवर 11
और इसको आप सिंप्लीफाई करें और उसके बाद इसका अंडर रूट भी लेना है, ठीक है। शायद हमने इससे पहले अंडर रूट ना डाला हो, तो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ मैं, एस डी स्क्वायर का फार्मूला है ये, ठीक है। और जब हमें एस डी चाहिए हो उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आती है, दिस बिकम्स 2.82। अब आप t में पुट कर दें, तो t इज इक्वल टू डी बार 1.82 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.82 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, तो ये 11। तो ये वैल्यू हल होने के बाद वैल्यू आएगी 2.14, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर हमारा 4। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने क्रिटिकल रीजन लिखना है, क्रिटिकल रीजन। तो स्टेप नंबर 5, जी अजीज तलबा, आप देखें कि इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किया है तो वो नेचुरली वो 2 टेल थे। तो ये वाद क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऐसा जो 1 टेल है, और टेल भी कौन सी है, राइट टेल है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका जो टी होगा वो टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फ़ा, और साथ इसका n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब और मैं तारकेस तो लिख दूँ, वैल्यूज पुट कर दें, टी इज़ ग्रेटर देन टी 0.05 और n की वैल्यू क्या थी 11 - 1 10। तो 10 के ऊपर आप इसकी वैल्यू देखें, तो उसमें क्या वैल्यू आती है। अब आप टेबल में से देखें इसमें, तो टेबल में से मैं वैल्यू देखता हूँ, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि 10 और 0.05 के ऊपर क्या वैल्यू आती है। वन पॉइंट एट जी 1.812 1.812, तो दिस बिकम्स 1.812, यानी यो वैल्यू जो 1.812 से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 2.14। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन है। Since the computed value of t is equal to 2.14 lies in the rejection region, therefore we reject H naught. And conclude that the training has contributed to their performance. ठीक है, तो ये हमने उसमें से रिजल्ट निकाल लिया। हमारा हाइपोथेसिस जो H नॉट था वो रिजेक्ट हो गया और हमने H1 को एक्सेप्ट कर लिया। तो अजीज़ तलबा, यहाँ तक हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग जो है, ठीक है, जिसको हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग कहते हैं, वो हम इसको एंड पे करते हैं, आप ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको
नॉन पैरामीट्रिक के बारे में कुछ कंसेप्ट दूंगा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, या जब हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस शुरू किया था, कि वी सेलेक्ट ए सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल या रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। वी सेलेक्ट अ random sample from a normal population. Ab these were the two assumptions which we take before testing of hypothesis। और उसका जब हम hypothesis testing करते हैं, जो sample draw करते हैं, तो इसके बारे में ये दो assumptions हम लेते हैं, at least two ये है। और तीसरी एक और क्या हो सकती है, जब 2 sample case होता तो हम कहते हैं both the sample have equal variances, both the samples have equal variances। ये भी एक हम assumption लेते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग में ये होता है कि अगर हम ये assumption ना लें, ठीक है, यानी वो पॉपुलेशन जिससे सैंपल ड्रा किया गया है वो कोई भी हो, वो वी डोंट नो अबाउट दैट पॉपुलेशन, हमें ये नहीं पता, और सैंपल रैंडमली सेलेक्ट नहीं अगर हुआ, ठीक है, और हमें पॉपुलेशन का नहीं पता, तो फिर हम अगर टेस्टिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्या कहते हैं हम, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स। तो इस तलबा हमारे पास डिफरेंट टेस्ट्स हैं नॉन पैरामीट्रिक में। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सिर्फ 2 या 3 टेस्ट शेयर करूँगा, जिसमें से एक टेस्ट जो सिर्फ नॉर्मेलिटी को टेस्ट करता है कि डाटा नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, और दूसरा टेस्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स की इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हम उसको पैरामीट्रिक टी नहीं लगाएंगे, उसको पैरामीट्रिक टेस्टिंग नहीं करेंगे। टी से मुराद क्या, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अभी हम यूज़ किया, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उसके बजाय नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेंगे। इसी तरह जो रिलेटेड सैंपल या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो भी हमने जस्ट ख़त्म किया है, जिसको अगर इसके बारे में टेस्टिंग हो, जिसमें ऑब्जर्वेशन पहले ली जाए फिर ऑब्जर्वेशन दोबारा ली जाए, इसके बारे में अगर टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, वो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अजीज़ तलबा यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि आपके सिलेबस में ये है कि ये जितने टेस्ट आपने पढ़े हैं इसमें से आलमोस्ट जिसमें टी से जिनका ताल्लुक़ है, इसको आपने SPSS पे जो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज है उसको भी हल करना है। तो मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 21, उसके अंदर मैंने रिग्रेशन और कोरिलेशन की बात करनी है, जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल्स के दरमियान हम देखते हैं एसोसिएशन देखते हैं, कोरिलेशन का टॉपिक होगा। उसको पढ़ने के बाद जो लेक्चर नंबर 22 होगा, ठीक है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स का, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उसको ऑलमोस्ट हमने ख़त्म करना है उसमें। ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको ये SPSS का यूज़ बताऊंगा, और उसके अंदर ये सारे नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट जो आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो यूज़ करके आपको बताऊंगा थ्रू SPSS को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, हल किया जाता है। इससे पहले हमने मैनुअली खुद हल किया, ठीक है, और हम उसके बाद आपको प्रोसीजर बताएंगे कि SPSS को हम यूज़ करना चाहें, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी अगर हमें आती होगी तो उसके बाद हम SPSS को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नॉन पैरामीट्रिक के बारे में भी मैंने बात की, आई थिंक आपको इसमें समझ आई हो जी इंशाअल्लाह। उसमें ये मेन चीज़ वो जो थी कि द डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो फिर हम कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़
आर कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स। ठीक है, तो वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो वहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिग्रेशन। फिर उसके बाद हम कोरिलेशन की बात करेंगे अगले लेक्चर में, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है वो है रिग्रेशन। तो बेसिकली द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन relates to bivariate, trivariate and multivariate relations। ठीक है, इन दिस थ्योरी you measure the extent of relationship between one dependent and one independent. In this theory, we measure the extent of relationship between one dependent and one independent variable or one dependent and many independent variables ठीक है। In the first case, there is a simple regression and in the second case there is a multiple regression। ठीक है, तो
The theory of regression relates to bivariate, trivariate and multivariate relation. In this theory, we measure the extent of relationship between one dependent variable and one independent variable, or we measure the extent of relationship between one dependent variable and many independent variables. It is called a multiple regression and the first was called simple regression. ठीक है, यानी अगर हम दो वेरिएबल्स लें, सो फार हमने 8 वेरिएबल को डिस्कस किया, अब तक हमने जितना कोर्स किया उसमें सिंगल वेरिएबल को डिस्कस किया, ठीक है। अदर हाइट्स का डाटा था तो वो भी 1 सैंपल 2 सैंपल हाइट का डाटा था, वेरिएबल हाइट था, ठीक है। वेट्स का डाटा था जी, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग वेट का डाटा। इसी तरह हमारे पास सेल्स का डाटा था, तो बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग सेल्स का डाटा था। अब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं जिसमें से 8 डिपेंडेंट अदर हो और 8 इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल रेग्रेशन। इफ़ वी मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इट इज़ कॉल्ड सिंपल रेग्रेशन। अब आपकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। देखिए आपका जो यील्ड है, यील्ड ऑफ राइस, आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पर चावल की फसल है वहाँ पर पानी खड़ा होता है। तो जितना आप वाटर लेवल इंक्रीज करते जाओगे उतनी ही प्रोडक्शन अच्छी होगी, चावल की पैदावार अच्छी होगी। इट मीन्स ये चीज़ आपके इख्तियार में है कि पानी को कम करें या ज़्यादा करें, और लेकिन जो यील्ड है वो डिपेंड कर रही है वाटर लेवल के ऊपर। अब आपने दो वेरिएबल को डिस्कस किया, वाटर लेवल एंड यील्ड ऑफ राइस, ठीक है। तो यील्ड ऑफ राइस इज डिपेंडिंग अपॉन वाटर लेवल। तो अब अगर हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं जिसमें 8 डिपेंडेंट है और 8 इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट अब इस यहाँ पर कौन सा है, वाटर लेवल, ठीक है। इसको अजीज तलबा हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल, कि हम अपनी मर्जी से फिक्स करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब आप देखें जो यील्ड ऑफ राइस है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वाटर लेवल के ऊपर। और अगर हम ये दो वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल रेग्रेशन, सिंपल रेग्रेशन, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारे पास वी शुड हैव अ मैथमेटिकल इक्वेशन through which we can find the relationship between these two variables, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल लीनियर रेग्रेशन इक्वेशन। वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी जो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको फाइंड करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल। अच्छा, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 या 2 से ज़ायद हों और 8 डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रेग्रेशन। अब आप देखें, अगर मैं क्या कहते हैं उसको जी, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर मैं फर्टिलाइज़र को भी यूज़ कर लूँ, अब ज़ाहिर बात है कि जो आपकी यील्ड है, जो आपकी पैदावार है, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 8 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो अब ये जो हमारे पास रेग्रेशन जिसमें कुल मिला के 3 वेरिएबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल रेग्रेशन। क्या कहेंगे, मल्टीपल रेग्रेशन, जिसमें हम एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं कि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी चेंज आई ड्यू टू 2 और मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल रेग्रेशन। अब जाहिर सी बात है इसके लिए भी मॉडल होगा जो ये रिलेशनशिप हम जिससे हम फाइंड कर सकेंगे, फिर हम उसके पैरामीटर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल जो है दैट इज सिंपली सिंपल
सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? दिस इज बेसिकली वाई आई अल्फा प्लस बीटा प्लस एप्सिलॉन आई। तो ये हमारा जो बेसिकली मॉडल होता है इसको हम पॉपुलेशन मॉडल कहते हैं। दिस इज फॉर पॉपुलेशन डाटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एच आई एंड एप्सिलॉन आई, ये बेसिकली एरर टर्म है। ठीक है, और y जो होता है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह ये जो x है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स्ड वेरिएबल। क्या नाम होता है? इसको हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, और ये अल्फा एंड बीटा आर, दीज आर द टू पैरामीटर्स ऑफ दिस मॉडल। आर द टू पैरामीटर्स। इसमें जो बीटा है इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बीटा का दूसरा नाम क्या है? बीटा को हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, और अल्फा इज द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इसको शो करता है। अच्छा, ये जो मॉडल मैंने लिखा है वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एच प्लस एप्सिलॉन आई, दिस इज बेसिकली फॉर पॉपुलेशन डाटा। लेकिन जो हम यूज़ करेंगे फॉर सैम्पल डाटा, तो इसको हम शो करते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एच। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एच, वेयर जो a है इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो a है ये एस्टिमेट करता है अल्फा को, जैसे h बार जो है वो म्यू को एस्टिमेट करता है। h बार क्या है? म्यू को एस्टिमेट करता है। इसी तरह स्मॉल p हैट किसको एस्टिमेट करता है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करता है। इसी तरह यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर ये जो a है ये एस्टिमेट करता है अल्फा को, और जो स्मॉल b है ये बीटा को एस्टिमेट करता है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं अल्फा और बीटा। इसको एस्टिमेटेड, दे आर एस्टिमेटेड बाय ए एंड बी। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, 8 डिपेंडेंट वेरिएबल है, 8 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सैम्पल के अंदर सपोज हमारे पास 10 पेयर्स हैं, ठीक है, या 20 पेयर्स हैं। अच्छा, ये पेयर्ड में बात कर रहा हूँ। इस मीन्स ये भी डाटा जो होगा कि अगर आपने इतनी वाटर लेवल रखा तो उसकी इतनी यील्ड आई, अगर आपने ये वाटर लेवल लिया तो उसकी इतनी यील्ड आई। तो जहाँ पर वाटर लेवल हमारा एच के साथ डिनोट कर रहे हैं हम, और वाई क्या है? यील्ड ऑफ राइस। ठीक है, तो ये भी इसी तरह पेयर्ड डाटा होगा, बाई वेरिएट इसको हम कहते हैं, दो वेरिएबल है। तो अब हमारे पास ये डाटा हो और हमने उसके अंदर उस डाटा में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन, कि हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन मॉडल ये बना के बता सकें कि अगर आपके पास इतना वाटर लेवल आप देंगे तो इतनी यील्ड आप लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप और कई एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप इसमें ले सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी एंड द ग्रेड्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होना चाहिए? नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। जितना आप स्टडी का टाइम बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका ग्रेड अच्छे आते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको हम फिक्स्ड वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ग्रेड्स आए हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आवर्स ऑफ स्टडी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह आप सेल्स और आपका इन्वेस्टमेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी ही आपकी सेल अच्छी होगी। बात समझ में आ रही है
कि जितना आपने एडवर्टीज़मेंट एड्स के ऊपर पैसा खर्च किया उतनी ही आपकी सेल अच्छी होगी। इसका मतलब है सेल जो डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ एडवर्टीज़मेंट पर। तो ये इसकी एक और एग्जांपल है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स नोट किए, आप इसमें और भी इजाफा कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू नाउ। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है हमारे पास कि वी वांट टू एस्टिमेट दीज अल्फ़ा एंड बीटा। हम पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहते हैं मॉडल, और इस सैम्पल मॉडल को यूज़ करके हमारे पास जो सैम्पल इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से हम अल्फ़ा और बीटा को एस्टिमेट करेंगे थ्रू ए एंड बी। यानी हम इस मॉडल की फिटिंग चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, वो मेथड हमें क्या बताता है, हमें 2 इक्वेशंस देता है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में वो इतना नहीं है कि आप उसको सारा डिटेल में पढ़ो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, थ्रू मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर क्या है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर मैं इक्वेशंस बना देता हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या बनती है, अगर हमारे पास मॉडल ये सिंपल हो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एच हो, तो इसकी पहली इक्वेशन क्या बनती है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। इसी तरह समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स वाई। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये 2 इक्वेशंस हैं जो थ्रू मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर हमारे पास आती हैं। ठीक है, कैसे बनता है, क्या वो मेथड, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको बताना कि ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब आप देखेंगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं इसको n पे डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो क्या बनेगा, यहाँ पर इधर डिवाइड करूँगा तो n n के साथ कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए b और समेशन h ओवर n। ठीक है, और यहाँ ये समेशन y और n किसके इक्वल आएगा, दिस विल बिकम y बार, दिस इज इक्वल टू a प्लस b और ये आ जाएगा x बार। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेयर a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, इसी तरह हम वी कैन नो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ b लाइक दिस, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y, और ये आ जाएगा n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये b y और x सिस्टम हम कहते हैं कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अगर x डिपेंड कर रहा हो y के ऊपर तो हमारा मॉडल चेंज हो जाएगा, x जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें ये है इसके लिए b का फार्मूला, जो इक्वेशन मैंने थर्ड इसके बाद, और ये a का फार्मूला है, दोनों तो मैंने मार्क कर दिया। a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, और b इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। तो these are the 2 estimators of अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा का एस्टिमेटर a है और बीटा का एस्टिमेटर b है। तो ये हम अगर हमारे पास एक डाटा सैंपल का दिया हो, वहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद उस मॉडल के अंदर रख देते हैं। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो उसके ऊपर हैट आ जाता है, फिटेड मॉडल। हैट मींस फिटेड मॉडल। तो इस तलबा आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सम अप कर दूं जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं। हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया,
ठीक है। उसमें से हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन था दैट वाज अबाउट द डिपेंडेंट सैंपल्स, या जिसको हम रिलेटेड सैंपल भी कहते हैं, पेड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, उसके बारे में हमने टी टेस्ट को यूज़ किया। उसके बाद हमने नॉन पैरामीट्रिक की बात की, क्योंकि उसमें सिंपल इतना ही आपको बताना था कि नॉन पैरामीट्रिक में क्या कुछ होता है, उसके बारे में हमने बात की। फिर नेक्स्ट हमने रिग्रेशन के बारे में बात की कि व्हाट इज़ रिग्रेशन, द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन में क्या कुछ होता है, ठीक है। उसके अंदर एक फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में बात हुई, और उसके पैरामीटर्स जो पॉपुलेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी उसके पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं, अभी तक हमने यहाँ तक इस चीज़ को कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको स्कैटर डायग्राम की बात करूँगा, प्लस मैं एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल्स लेकर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन फिट दिस इक्वेशन, किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसकी असम्पशंस क्या हैं। उसके बाद हम कोरिलेशन की बात करेंगे, तो वो कोरिलेशन जो है उसमें क्या चीज़ होती है, उसकी टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बारे में बात होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट लेक्चर जब तक, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।